इन्वेस्टमेंट करके इनको इंडस्ट्रियलाइज भी कर सकता है अगर वो चाहे। पूरे मुल्क को बताता रहा कि जनाब ये है वो ज़राए, पार्लियामेंट में भी बताता रहा कि जनाब ये है वो ज़राए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को होस्ट अलीना इलियास। ज़फ़र हिलाली साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, तो उनका प्रॉब्लम था लेकिन ही हैज़ जॉइंड अस। और उसके बाद फिर राजा आमिर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जिन इशूज़ पर आज हमने बात करनी है उनका पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ख़बरें ये आ रही हैं कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं चाइना में, वज़ीर-ए-आज़म साहब उसमें जाएंगे। जो बाइडन ने बायकाट का ऐलान किया, सबसे पहले पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो वहाँ पे जाएंगे। अब ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहाँ पे जाएंगे। तो ये एक बहुत ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। IMF के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान में तो उसकी मुखालफत की जा रही है, बिल की भी मुखालफत की बात हो रही है, लेकिन IMF को मुखातिब करके ये कह रहे हैं अपोजिशन के लीडर के आप अभी इस हुकूमत के साथ मुआहदे को मौखर कर दें, और इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि वो अलहदा हो जाए, लेकिन साथ ये कह रहे हैं IMF से कि जब हम आ जाएंगे अगर तो फिर हम इस पर नज़रसानी कर सकते हैं। तो ये क्या पॉलिसी है और इस किस्म के जो मैसेजेस हैं उनका क्या असरात उसके हो सकते हैं, ये हिलाली साहब से बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला किया, मुनाल रेस्टोरेंट को चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने सील कर दिया, और जो 8,000 एकड़ नेशनल हिल पार्क है उसकी जो लैंड है उसके बारे में जो डायरेक्टरेट मिलिट्री लैंड की जो दरख्वास्त थी कि वो उनको दे दिया जाए या वो उसके मालिक हैं, उसको टोटल उन्होंने मुस्तरद कर दिया और ये कहा उसको सील किया। और साथ ही जो गोल्फ क्लब था नेवी का, उसका भी कब्ज़ा इस CDA को दे दिया। और बड़ी अहम जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं, और उसके साथ ही ये हुक्म दिया कि ये देखा जाए कि कितना इसका नुकसान हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है जिसके 3 विंग हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए बड़े अहम है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्शल हो। और जो लैंड का इस्तेमाल है वो जो सरकारी कवायद व ज़वाबित है उसको देख कर ही किया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी वो अदालतें जो माजी में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के किसी दबाव का शिकार नज़र आती थी, अब उस दबाव से निकल रही हैं, और ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह माजी में फ़ैसले लिए गए अब इन हालात में और मुस्तकबिल में वो बहुत मुश्किल होगा। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ होंगे, तो ये जो आज का फ़ैसला इस पर भी बात करेंगे। और फिर इसके अलावा ये ख़बरें आ रही हैं कि जनाब एहसन भून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन, एक पटिशन, आइनी पटिशन फ़ाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए। तरीका बड़ा इख्तियार किया गया है, ग्राउंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो राजा आमिर अब्बास अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तो उनसे पूछते हैं कि ये सब किस तरफ जा रहा है, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है, या कोई डील हो रही है, या क्या है। तो ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हिलाली साहब, दो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि जो अमीर मुत्तकी जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं तालिबान के, वो ईरान में हैं, और ये ख़बरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो शायद जो तालिबान का नॉमिनेटेड एम्बेसडर हैं उन्हीं को वो काम करने की इजाज़त देंगे, उनको वो रिकग्नाइज़ करेंगे। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो शायद अहमद शाह मसूद जो हैं लीडर उनके पंशेरी, उनसे भी वहाँ उनकी मुलाकात हो रही है।
और दूसरा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब टर्की जाएंगे विंटर ओलंपिक्स में, इसके बावजूद कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, प्यूटन से भी मुलाकात की खबरें हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपकी। मैं चाह रहा था कि ज़रा कुछ व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? पहली बात जो आपने जिक्र किया है तालिबान और ईरान की जो बातें हो रही हैं और ईरान ने एक्सेप्ट किया है उनके एम्बेसडर, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है इस खित्ते में आवाम के अमन के लिए बड़ा वेलकम स्टेप है। और इट इज़ समझे एक इनडायरेक्ट इनफॉर्मल रिकग्निशन ईरान ने इनको दे दिया है। दूसरी बात यह है कि ईरान के ब्रोकरेज, ईरान के मीडिएशन और ईरान के इंटरवेंशन के बाद इस वक्त ईरान में सुना ये है कि अहमद शाह मसूद का जो लड़का है वो और मुत्तकी जो तालिबान का इंटरम फॉरेन मिनिस्टर है उनसे उनकी बातें हो रही है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। इसका मतलब ये है कि ये शिया सुन्नी फसाद जो अफ़गानिस्तान में हर वक्त था और एज अ रिज़ल्ट हज़ारों बेचारे कितने मारे गए हैं, वो इम्कान है कि शायद ये ख़त्म हो। अगर ये ख़त्म हो, इट्स अ हिस्टोरिक स्टेप। एक तो सिविल वॉर से अफ़गानिस्तान बच जाएगा और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि शिया सुन्नी का फसाद जो कितने 1700 साल से पता नहीं कितने 400-500-600-700 साल से चल रहा है, वो भी शायद ख़त्म हो। तो ये दोनों बड़े अच्छे डेवलपमेंट्स हैं और इसका मतलब ये भी होता है कि फिर आप ना शिया को इस्तेमाल कर सकेंगे तालिबान के ख़िलाफ़। इन अदर वर्ड्स, जैसे मसूद को अमेरिका ने किया तालिबान के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान ने किया, और ना शियाओं को शिया ग्रुप्स को कहेंगे कि जाके इनको अटैक करो। तो ये बड़ा वेलकम डेवलपमेंट है। अच्छा, इसमें मैं ये चाह रहा था कि लीड रोल अब इसमें ईरान ले रहा है, फिर तालिबान के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए, और अगर वो पहले मुल्क बन जाते हैं उनके सफ़ीर को इस तरह रिकग्नाइज़ करने के लिए, तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो आएगा फिर जो इन्फ्लुएंस करेगा तालिबान को वो ईरान होगा। और इसमें आप चाइना का कुछ देखते हैं कि ब्लेसिंग होगी, क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके जो एग्रीमेंट हैं 400 बिलियन के, तो बड़ा ये अहम इस वक्त अलाई है ईरान चाइना का भी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस खित्ते में चाइना इज़ द ग्रेट पावर, चाइना इज़ द सुपर पावर। चाइना है जो ईरान और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके इनको इंडस्ट्रियलाइज भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। और लगता है कि अफ़गानिस्तान में उनका फ़ायदा होगा, उनका एक मटीरियल इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान को अपने साथ रखना। तो मेरे ख्याल में इट्स अ फर्स्ट स्टेप और ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की जो इस वक्त अफ़गान पॉलिसी है, हाउ डू यू सी दैट? हम बिल्कुल कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं इस वक्त। अफसोस होगा कि अगर पाकिस्तान का अफ़गान पॉलिसी अमेरिकन इंटरेस्ट का शिकार हो जाए। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी मारा गया है बल्ती, ये जो एक दहशतगर्द था टीटीपी का, सोचिए इसको किसने मारा है? 3 हो सकते हैं ना जी। एक हो सकता है दाइश जो उनकी दुश्मनी है, दूसरा हो सकता है पाकिस्तान और उनके जो साथी हैं, और तीसरा हो सकता है टीटीए अफ़गान गवर्नमेंट और उनके साथी, और चौथा हो सकता है कि जो अपोजिशन टीटीपी के अंदर जो हैं जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं। मगर अगर आप मुझे पूछें तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि बात करो पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। अफ़गानिस्तान चाहता है ट्रूस हो, कम से कम अगर अमन परमानेंट ना हो, कम से कम इस वक्त एक ट्रूस हो, पीस हो पाकिस्तान और तुम्हारे दरमियान। इसलिए कि हमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बॉर्डर कभी खुलेंगे ही नहीं, रिलैक्स भी नहीं होंगे अगर आप लोग जाके उधर दहशतगर्दी करते रहें और हिंदुस्तान के साथ मिलके जो आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं उधर से हथियार और पैसे लेके जाके पाकिस्तान में हमला करें। तो रोक दो, मत करो। वो तो जवाब वो टीटीपी का वो ये था कि हमारा सीज़ फायर निगोशिएशंस ख़त्म हो गए हैं और हम टैक्स रिन्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं कहता कि मुझे पता है फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स था। हमने अफ़गान तालिबान को कहा कि हमने पूरी कोशिश की, ये तो सुलझत, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है हम भी लड़ेंगे। अब एक दफ़े अगर वो लड़ाई शुरू हुई तो ये जो रिलैक्स बॉर्डर अफ़गानिस्तान चाहते हैं समी साहब, वो ये कभी नहीं हो सकेगा। ये बॉर्डर कंप्लीट होगा और खड़े माने कि इट विल बी अ वेरी हार्ड बॉर्डर। मुख्तलिफ और डेजिग्नेटेड जगह होंगे जिधर से लोग आ सकेंगे, इसलिए कि अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में टीटीपी के थ्रू आ रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान, हम बड़े स्ट्रिक्ट विजिलेंस करेंगे। तो इट डजंट सूट अफगानिस्तान। ये नहीं है वक्त अफगानिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के साथ बुरे रिलेशंस हों, इसलिए कि ये टीटीपी चाहते हैं कि वो अटैक अपना करते जाएं। तो मेरे ख्याल में उसको कहा गया था कि बाज आ जाओ, वो नहीं माना। और मेरे ख्याल में ये जो सज़ा और ये जो उसके साथ हुआ है, ये अफ़गान गवर्नमेंट है, ये कह रही है लोगों को कि जब हम कुछ कहते हैं इस मुल्क के बारे में मानो, नहीं मानोगे तो ये होगा। दूसरा जो एक बड़ा अहम जो डेवलपमेंट है उसमें ये जो ख़बरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाएंगे चाइना विंटर ओलंपिक्स में, जो बाइडन के ऐलान के बावजूद, और वहाँ पर प्यूटन से भी मुलाकात होगी। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर तो हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लेकिन इमरान खान इसको डिफाई करने जा रहे हैं। ये तो एक बड़ा क्लियर सिग्नल होगा कि हम शायद अपना मुस्तकबिल जो है वो चाइना के साथ बिल्ड करने जा रहे हैं। ये बड़ा क्लियर सिग्नल होगा और ये क्लियर सिग्नल बार बार हमने दिया है। अमेरिकनों के कहने पे हम कोई बात नहीं मानी है। सीपेक हमारा अभी तक कोर इंटरेस्ट है, हमने वी आर नॉट टेकिंग इट इजी। हालांकि इधर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हमें इतना नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग और प्रोपेगेंडिस्ट इधर हैं जो कहते हैं कि इस चाइना हमारा फ़ायदा उठा रहा है हमारे से खामखा और ये और वो। मेरे ख़्याल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और एक सुपर पावर बनने का आ रहा है चाइना, हमारा दोस्त। फॉर्चुनेटली, लकीली, तो क्यों हम जाके रिलेशनशिप उनसे ख़राब करें जब अमेरिका ने फैसला कर लिया है। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर मिलिट्री एलाई। इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है, नेटो लाइक स्टेटस दिया है। तो भाई क्या भाग रहे हैं आप उनके पीछे बार बार। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा, वो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे डील्स होंगे और बात करनी चाहिए। लेकिन हिलाली साहब, हमारे जो हुक्मरान है वो तो यही कहते हैं कि आईएमएफ जो है ये मुल्क चल नहीं सकता, तो फिर चाइना के साथ हम किस तरीके से खड़े होंगे? आईएमएफ के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, कुछ हद तक ये सही है। तो आप अपने जो करना है आईएमएफ के साथ, आपने जो डील किया है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो डील की है, जो कंडीशंस माने हैं उनको पूरा करो। और अगर नहीं करना था तो गए क्यों? और देखिए, ये वक्त नहीं है आईएमएफ के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप आईएमएफ से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं आईबीआरडी, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक्स भी पैसे आपको नहीं देंगे। ये कोई वक्त नहीं है आप आईएमएफ के साथ ना कहना कि चलो हम प्रोग्राम छोड़ के। अच्छा, आप पैसे तो किधर से आएंगे पैसे? ठीक हो तो सही। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अभी आपको एहसन इकबाल साहब की एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ।
वो IMF से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पाकिस्तान हुकूमत से करें, हमारे साथ डील करें जब हम हुकूमत में आ जाएंगे। तो ज़रा ये इसको सुनिए और मुझे बताइए कि क्या ये एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का ये बयान है, देना चाहिए था, और इसका क्या फॉल आउट होगा? बाहर के जो लोग हैं वो इन बयानात पर कैसे सोचते हैं, क्या वो देखते हैं? सुनाइए जी एहसन इकबाल साहब। ये कह रहे हैं कि मुआहदे से हम नजर सानी की दरख्वास्त करेंगे, ये हुकूमत जब गिर जाएगी तो IMF क्या इसका तासुर लेगा, या व्हाट डज इट मीन? ये तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे नाजुक मौके पे जब आपकी इकॉनमी पे इतना शदीद बुरा इम्पैक्ट होगा, ऐसे बात जाके करना, क्या आप मैं मुझे समझ नहीं सकता हूँ। कुछ हद होता है कि आप पावर चाहते हैं, कुछ हद होता है, यू ड्रॉ अ लाइन और से इससे ज़्यादा मैं पावर के लिए करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जाके अपना मुल्क की का इकोनॉमी और स्टेक पे नहीं रखना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे आना है पावर। ये तो कहते हैं ना कि जीत जाएंगे इलेक्शंस, तो ठहरो एक साल जब आप अगर जीत जाएं आएँ और फिर हर चीज़ जो आप करना चाहते हैं करें। मैं तो कहता हूँ इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की ये हालत है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने 1992 से लेके 2018 तक जो वो कानून बनाया था जिसमें उन्होंने कहा जो भी पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजे कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे किधर से आते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि जितना करप्शन पाकिस्तान में करो और हुंडी पैसे भेजो और उधर कोई अपना पानी पकड़ो और उसे कहो ये पैसे वापस दे दें, तो यू हैव लॉन्डर्ड द मनी। भाई इसका मतलब ये है आपने चोरी को इनकरेज किया है। 16 साल हमें ये बर्दाश्त करना पड़ा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन आप देख सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर हैं, इमारतें खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग्स ले रहे हैं, एक पूरा इलाका इल्फर्ड में इनका हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कित हद तक जाएंगे ऐसी बातों करते करते। आई रियली डोंट नो। और इन पे कोई लगाम ही नहीं है। फ्री स्पीच अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री स्पीच, कुछ भी कहें, कुछ भी एडवाइस दें। आई एम सो सॉरी। मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेवार, आई मीन फ्रैंकली, जैसे भी हो, ये एक वक्त है जी, वी शुड कम टुगेदर, इसलिए कि रोज़ी की बात है, खाने की, खुराक की, जिंदा रहने की बात है। कोलैप्स स्टेट नहीं बनना चाहिए। ये तो इनको परवाह नहीं है। जो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हामिद करजई से भी हुई, और भी जो खबरें आ रही हैं वो जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो ये वैसे तो पूरी दुनिया में ये एक टेंडेंसी है कि जो एक्स उनके प्रीमियर्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको गिराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो पाकिस्तान की जो आइसोलेशन जिसका भारत ख्वाब देखता है, या पाकिस्तान के दुश्मन उसको उस आइसोलेशन में जो धकेलने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें तो उसके लिए मददगार नहीं साबित होंगी। हिलाली साहब, देखिए समी साहब, आपने कहा है इस हुकूमत को गिराने में ये आप पता है कि ये क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये कहते हैं कि इस हुकूमत को फ़ौज के बलबूते पे आई है। तो इसके माने ये एक इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान को बचा के रखा है अब तक, उसके खिलाफ अटैक है ना ये। इनडायरेक्टली इट इज़ एन अटैक। तो भाई मुझे समझ नहीं आती है, तुम किसी चीज़ को सैक्रोसैंक्ट और होली नहीं, कोई गाय, यू नो, दे नो होली काउज वो कहते हैं। वेल इन दैट केस तो आप बुनियादी इंस्टीट्यूशंस को अटैक करें। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुनियादी इंस्टीट्यूशंस को जब आप अटैक करते हैं और दुश्मन को आप हौसला देते हैं, उसका एक नाम होता है, उसका एक सज़ा होता है, उसके खिलाफ एक कानून होता है। मगर अगर आप उसको नहीं चलाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको क्या बता सकता हूँ? आई मीन व्हाट इज़ देयर। ठीक है, हम तकसीम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपने बड़ी वैल्यूएबल इनपुट दी
और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से बात हो रही है, बड़ा अच्छा आपका एनालिसिस। यहाँ पर नाज़रीन हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। राजा आमिर अब्बास मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और जब वापस आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो पटिशन गई है ताहयात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से, ये सारे मामलात, लेकिन छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है कि जनाब नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो गलत है, और एक बड़ा फार्मूला बना के दिया है उसमें कि इलेक्टोरल मामला जो हैं उस पर जो नाअहली है शायद वो ताहयात रहे, और ये जो इस तरह का मामला है, ये जो खांचे हैं इधर उधर से जो पैसे मारे हुए हैं, वो बार के सदर एहसन भून साहब का ख्याल है कि ये कोई इतने बड़े जुर्म नहीं है और इस पर ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। राजा आमिर अब्बास, मेरे महबूब कायद मियाँ साहब तो हुण आ रहे हैं, मियाँ दे नारे वजणगे जनाब, ये पटिशन चली गई है, आपका क्या ख्याल है, ये ऐसे ही चली गई? ये बिल्कुल ऐसे ही गई है और ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है बाहर भी फेंक दी जाएगी। अच्छा? क्योंकि इसमें जो, अगर मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार को नज़र आ रहा है कि 184(3) के तहत अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी के मजरूह हुए हैं, और वो भी किस टच स्टोन पे कि जी पब्लिक इंटरेस्ट के मफाद आमा में, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट बार को वो जेलों में पड़े हुए सैकड़ों जो उनसे कैदी हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के वो जेल से बाहर आए नज़र नहीं आए, लेकिन ये नज़र आ गया कि जनाब एक शख्स जो इसको सुप्रीम कोर्ट या एक अदालत कहती है सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसने पार्लियामेंट में आना है। तो उसमें कहते हैं ये अवाम की डिमांड है। देखिए, अवाम की डिमांड है तो आपका जो आइन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सादिक और अमीन, आपका पूरा आइन खड़ा हुआ है ऑन द टच स्टोन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड शरिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि सादिक और अमीन जो उनसा है उसको ख़त्म कर दिया जाए? क्या वो कुरान और सुन्ना के खिलाफ फैसला दे पाएगी? नाअहली एक दफ़ा की हो, एक टर्म की नहीं, वो कैसे कह सकते हैं? पैसे बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्या थोड़े से बना लिए? सुप्रीम कोर्ट को बार को अंदाज़ा होना चाहिए, इख्तियार नहीं है कि वो आइन में किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकती है। ये सवाल पहले भी आ चुका है, ये जब ये तमाम अफराद नाअहल हुए थे, काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, और ये 5 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया था कि ये हमारा काम नहीं, ये पार्लियामेंट का काम है। आइन में अगर आप चाहते हैं कि एक मुद्दत की हो तो जाके आइन में अमेंडमेंट करें। अब आई डोंट नो कि जनाब उनको क्या ये पड़ा है कि इस वक्त उन्होंने आके ये चैलेंज कर दिया है कि जनाब मफाद आमा में सिर्फ एक हयात जिसको परपेचुअल हम कहते हैं कि नाअहली है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो पहले तो साबित करें ना कि ये फंडामेंटल राइट कौन सा है, फिर साबित करें कि जनाब ये मफाद आमा में कैसे फॉल होता है, फिर साबित करें कि जनाब ये जो है इसको आइन से स्ट्रक ऑफ अगर करवाना चाहते हैं तो फिर ये साबित करें कि जनाब ये इस्लाम के असूलों के मुनाफी कोई बात की हुई है। मेरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मॉरली अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्गूमेंट करें जाके कि जी ये जो पैसे के मामलात हैं, ये जो इस तरह की करप्शन की कहानियाँ हैं, इस पर बंदे को आप ताहयात नाहल ना करें, जो इलेक्ट्रल मामलात हैं उन पर भले ताहयात नाहल कर दें, और ये जो माल बनाने वाली बात है इस पर आप नाहल ना करें, तो ये इसकी मॉरली आप इस नोशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कहता हूँ इलेक्टोरल में क्या होता है, इलेक्टोरल मामलात भी यही है कि आप एक अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के झूठा एफिडेविट देते हैं। और यहाँ भी आपने देखा कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म है पूरे मुल्क को बताता रहा कि जनाब ये है वो ज़राए, पार्लियामेंट में भी बताता रहा कि जनाब ये है वो ज़राए, स्पीच करके अदालतों में कतरी ख़त लेके आते रहे, और जब नहीं बता पाए और उसके बाद नैब में सज़ा हो जाती है, तो इसको अगर समझा जाए कि जी इसमें सिर्फ चंद सालों की सज़ा हो, तो नैब के कानून में ऑलरेडी मौजूद है कि 10 साल के लिए तो आप नैब के कानून से पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। और जहाँ तक रहेगी कि सादिक और अमीन, तो अब इसकी तशरीह की जाएगी कि क्या एक दफ़ा जो शख्स डिक्लेयर होता है
कि सच्चा और झूठा नहीं है, फिर खुदा की ज़ात तो माफ़ करने वाली है। क्या इंसान को हक है कि उसकी डिक्लेरेशन चेंज कर दे? एक और सवाल है मेरा, ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक लगती है सारी की सारी ये बात, क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और साथ उनके बाद में जो जहांगीर तरीन साहब हैं, सिर्फ वो इसके लिए इससे मुतासर हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एक बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा, पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट, उनको इस तरह पार्टी बनना चाहिए एक के लिए? ये दरख्वास्त नून लीग वाले किसी और फोरम से दायर करवा सकते थे, वकीलों के ज़रिए करवा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का ये इंस्टीट्यूट, जिसको जब वो सदर जो बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट है, और बार में हर कौमियत के, हर शहर के, हर सूबे के लोग आते हैं, वकालत करते हैं, तो वो एक पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया कि वो नवाज शरीफ साहब के वकील बन के तो वहाँ उनके लिए अदालत से जाके भीख मांगे। ये मुझे बताइए, ये डू यू एग्री विद दिस सिचुएशन? एब्सोल्युटली नॉट। इट शोज कि जनाब क्या सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पिटीशन आना सीम्स कि जनाब शायद वो जो जुडिशरी है या सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं कि जनाब ये वकला का एक कोई मामला है, ये काइंड ऑफ ब्लैकमेल आल्सो, प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना। सुप्रीम कोर्ट कभी ब्लैकमेलिंग तो नहीं आती और ना ही वो मैं समझता हूं कि किसी प्रेशर में आएगी। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई लेके ही जाना है तो बहुत से इश्यूज हैं वो लेके जाइए। जैसे आपने दुरुस्त तौर पे कहा कि पर्सन स्पेसिफिक लिटिगेशन तो किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं दी जा सकती। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये किस अंदाज में ये जो उनसा है ना हमारा माफिया, जिसको वाकई ही माफिया कहा और इसी सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा, कि किस अंदाज में ये ऑपरेट कर रहे हैं, किस किस चैनल से आते हैं। कभी हमें वो जज अरशद मलिक की वीडियो नज़र आ जाती है, कभी हमें वो एक एफिडेविट नज़र आता है जो गिलगित बल्तिस्तान के जज साहब ने दिया, कभी हमें इस किस्म की पटिशन्स नज़र आ रही हैं। तो हर तरीके के हरबे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क के सिस्टम को मजबूत ना होने दिया जाए और अदारे जो ऑलरेडी इतने कमज़ोर हैं उन्हें मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह वही 5th जनरेशन वॉरफेयर भी है। एंड इट्स टाइम कि अगर अब अदारों ने रियलाइज़ नहीं किया तो फिर अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अब ज़रा आप ये देखिए कि एक तरफ वो जमात है, वो लीडर हैं जिन्होंने अकामा नहीं शो किया और छुपाया, और वो जो अकामा सिर्फ अकामा नहीं है, वो एक ऐसी टनल है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पता नहीं कितने पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए होंगे, और मियाँ साहब की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज़ रही, यानी बाकायदा तौर पर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको डिसक्वालीफाई करार दिया। इस पर कोई नदामत नहीं है, ना किसी नून लीग के लीडर को नदामत है। वो एक कहते हैं जी अपने बेटे की मुलाजमत कर रहे थे ना कंपनी में, तो तनख्वाह नहीं ली। बिल्कुल टोटली डाइवर्जन, इशू को तब्दील करना। और दूसरी तरफ अब ये सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं आगे कि जनाब ये तो ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। यानी मॉरली इसका मतलब है कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जिस आदमी ने माल बनाया, जिस आदमी ने इस मुल्क को लूटा, वो जो अपने वसाइल, अपने ज़राए नहीं बता सकता, वो ताहिल ना उसको हुकूमत करने का हक देना चाहिए, यानी एक लाइसेंस उसको मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट इट मीन्स राजा आमिर अब्बास। इट मीन्स बज़ाहिर जो उसकी प्रेयर है, अब वेरी शेमफुल प्रेयर है कि जनाब अगर उनको आप सादिक और अमीन को हटा के कह दें कि जी आपको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, आप तशरीफ़ ले आइए। आप उसी अदालतों में कहा जा रहा है कि आप अपने केसेस में तो आ नहीं रहे, मफरूर हैं, सब कुछ है, और आपको वज़ीर आज़म के लिए या पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए इजाज़त दी जा रही है। और ये वो जैसे हमारे एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जी मियाँ साहब बड़े लाडले हैं अदालतों के, तो उसी किसी गलतफहमी के चक्कर में ये आ रही हैं। अदालतें ये नहीं देख सकती कि आप मियाँ नवाज शरीफ का केस है तो वो इस तरीके से आके कोई आइन में इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दें। तो ये है कि अगर इनको बहुत शौक़ है तो पार्लियामेंट में ये ले जाएं, एक करारदाद पास करें, पार्लियामेंट को बिठाएं कि जी आइन में ये 62(1)(f) ये आया भी तो बाद में था, तो आइन में जैसे ये इंसर्ट हुआ इसको ये निकाल भी सकते हैं। क्यों नहीं अपने जो पार्लियामेंट का फोरम है उसे नहीं यूज़ करते? ठीक हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। अलीना अगर आप करना चाहें तो ब्रेक मुझे क्योंकि लेनी है, इसके बाद आप इस इशू पर भी सवाल कर सकती हैं। लेकिन एक और इशू जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा दबंग फैसला, मुनाल रेस्टोरेंट को उन्होंने सील किया और जो मिलिट्री डायरेक्टर मिलिट्री लैंड की जो दरख्वास्त थी
यहाँ पर 8000 एकड़ जो ये मारगला नेशनल हिल पार्क है उसकी मलकियत के लिए जो उनकी दावे की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और मनाल रेस्टोरेंट सील। राजा आमिर अब्बास, एक पाकिस्तान में एक तासुर था कि अदालतें जो हैं ये माजी में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई हैं और दबाव में आती रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था वो उसकी बड़ी मिसाल दी जाती थी। फिर मुशर्रफ साहब को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इजाज़त दे दी कि जी आप भले आइन में ही तरमीम कर लें, जो आपने करना है वो कर लें। लेकिन अभी लेटली और पिछले कई सालों से जो फ़ैसले जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें कुछ मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। मसला आम तासुर ये था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो धरना केस का फ़ैसला आया तो उस पर उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि इसलिए उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में वो बिल्कुल वो वहाँ से वो बरी हुए। फिर जस्टिस गुलजार साहब कैंटोनमेंट बोर्ड कराची हर जगह जो मामला थे उस पर उन्होंने जिस तरीके से फ़ैसले किए, बातें की, तो वो हमने देखा कि उसमें भी वो कोई उन्होंने रियायत नहीं दी किसी को। और आज ये अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस तरीके से फ़ैसला किया है, मुनाल को भी सील किया है और इससे पहले नेवी के जो सेलिंग क्लब और वो जो दूसरे जगहें थी, और आज ये भी कहा कि जो गोल्फ़ कोर्स है उनके पास वो फौरी तौर पर CDA के हवाले करें। तो ऐसा लगता है कि अदालतें जो हैं अब जिस तरफ इंडिपेंडेंस जिस तरह से उन्होंने बाकायदा गेन की है, ये तो एक पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशाइन बात नहीं है? नहीं, इट्स गुड के फैसले आ रहे हैं और बोल्ड डिसीजंस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए समी, कि बात यह है कि आपने मनाल में रेस्टोरेंट बना हुआ है, नेस्ला टावर में लोग मकीन हैं, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, इसी तरीके दीगर जगह हैं। आपने अगर वाकई ही इसको एक्शन लेना है और आपने इस बुराई के कॉज को ख़त्म करना है, ताकि आप एक एग्जाम्पल बनाइए कि जनाब वो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं या जो इस किस्म की अलॉटमेंट्स देते हैं, जो ऐसी परमिशंस देते हैं, जनाब उनको आज शाम तक अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट करके उनका केस समरी तौर पे ये किसी भी अंदाज में उनका केस ट्रायल हो और लोगों को एग्जांपल दें कि जनाब आप लोग तो सफ़र किया है, किस वजह से किया है, इन अफराद की वजह से इस शहर की ज़मीन या इस मुल्क का पैसा क्यों ख़राब हुआ है, इन लोगों की वजह से। उसके बाद आप कहें कि जनाब ये हैं वो लोग, इनसे हमने इतनी रिकवरी भी कर ली है, फिर जाके आप नेस्ला टावर भी भले से गिराएं, उनके लोगों को वो पैसा भी दें, कंपनसेशंस भी दें। बट देखिए ना कि एक चीज़ को समझने की बात है कि वही कराची की जो उनसी है सिंध बिल्डिंग लैंड कंट्रोल के कितने अफसर आप मुझे बताएं कि जो अरबपति हैं। आप ही के एक दिन शो में मैं देख रहा था, बल्कि शायद मैं बैठा हुआ भी था, वो 10-10 मरले के टॉयलेट्स, वो एक वहाँ के कोई ऑफिसर थे, तो उन पे कितनों को पकड़ लिया गया। वो तो फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटीज़ होती हैं वो केसेस ऐसे बनाती हैं, यही अदालतों से फिर ज़मानत दे दी जाती है, फिर वो ज़मानत लेते हैं और उसके बाद वो फिर हमारे जो अदलिया के सिस्टम पे हंस रहे होते हैं कि जनाब ये है आपका अदालती सिस्टम। सो इट्स हाई टाइम कि जितने भी हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस ये देखें कि क्या वजह है कि फ़ैसले आने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद उसमें किसी फाइनल मंतकी अंजाम तक वो नहीं पहुंच पाए। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहरहाल अतर मिनुल्लाह साहब ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, ये डिसीजंस वो हैं कि जो नॉर्मली माजी में अवॉइड कर दिए जाते थे या लंबी लंबी तारीखें दी जाती थी। तो लेट्स से कि ये फाइनली किस हद तक जाते हैं। आपने तो खाली एक मारगला हिल्स की बात की, अभी इस्लामाबाद के तो पूरे सेक्टर्स दिए गए हैं, तो क्या इस बारे में भी बात होगी? तो अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें अगर हम जिक्र ना करें उनका तो बड़ी वो मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती होगी। क्रेडिट गोज़ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड पर्टिकुलरली
जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने एक तो जो क्लेम था ये इनके डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री लैंड्स का, कि ये जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के जो 8000 एकड़ हैं, उनका ये क्लेम था कि ये हमारी है, उसको उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो सेक्रेटरी इन्वायरमेंट है उनसे ये कहा कि जनाब आप रिपोर्ट बनाएं कि इसको वाइल्ड लाइफ को और माहौलियात को कितना नुकसान हुआ है इससे। और जो उनके ये रिमार्क्स थे बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने कहा कि ये जो 1400 स्क्वायर माइल का इलाका है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, लॉलेसनेस है, कानून की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ा दी गई हैं। और जिस तरीके से अगर इदारे कब्ज़ा करेंगे तो आम आदमी तो कब्ज़ा करेगा। तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो मिलिट्री है, उनका ये कहना है कि वो मैं नहीं, आई विल बी द लॉ, हम कभी भी उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे और कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी। तो बड़े एक अदालत ने जो इंदिया दिया है, जो बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ज़हन में रखने की है कि एक है कि अगर कोई ज़मीन है उसको कोई फाउंडेशन या कोई महकमा किसी फलाई पर्पस के लिए डेवलप करता है और वो फंड्स जो सी हैं किसी की जेब में जाने की बजाय वो फंड्स किसी फलाई पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी बुराई नहीं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जनाब, ये बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जनाब आपका क्या काम है, लेकिन अगर उनके वो फंड्स, उनका एक अदारा, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत से शोदास की फैमिली हैं, बहुत से हैंडीकैप लोगों के हैं, अगर उसमें से इस्तेमाल होता है तो ये तमाम चीज़ें, अब मसला ये है कि ये तमाम चीज़ें सामने भी आनी चाहिए और आवाम को ये भी पता होना चाहिए कि जनाब इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। हाँ, आप इस मुल्क का भले से एक कंपनी बनाइए, उसको ये तमाम ठेके दे दें, रिंग रोड भी दे दें, आप उसको मोटरवे का भी ठेका दे दें, वो सारे लूट सूट के लंदन में जाके अंपायर्स खड़ी कर दें, पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस कह दें, तो फिर उनके पास ये लाइसेंस है। दिस इज़ एब्सोल्युटली। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करूँगा। बहुत अच्छा है ये नेशनल जो पार्क्स हैं हमारे, का भी उन्होंने हुक्म दिया है इस पे कि वो करें पूरा उसको। इसके अलावा हमने देखा वो पहले भी फैसले ऐसे हुए बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से भी। लेकिन मैं ये इधर से, मैं ब्लू एरिया से जब भी जाता हूँ तो ये F9 पार्क के अंदर खड़ा हुआ है वो मैकडोनल्ड जो है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पार्क में ये कैसे आ गया। अच्छा, पिंडी हम जाते हैं तो अदालतों के पीछे जो पार्क है वहाँ पर भी जो मैकडोनल्ड है वो पार्क के अंदर है। ये बड़ी फूड चेन है, अमेरिकन फूड चेन है, इसलिए कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, या ये पार्क जो है ये नेशनल पार्क की तरह नहीं है? बिल्कुल, इसमें बल्कि ये जो आप F9 वाला जिक्र कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट में चला, बड़ी डिटेल में उन्होंने पूछा जी ये कैसे आया, सीजे की इलीगल अलॉटमेंट्स, वो कौन से रेट्स थे, वो किस पे दे गया, और सिर्फ ये मैकडोनल्ड्स को क्यों मिलता है और फ्रेंचाइजेस थोड़ी हैं, क्यों नहीं किसी और को मिलता। तो ये तमाम चीज़ें आई, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने अभी भी पहले बात की कि अल्टीमेट जो फैसले आते हैं, अल्टीमेट जो फाइनलिटी अटेन करते हैं, उसमें फिर वो रिजल्ट नहीं आता कि जो शुरू में ऑप्टिक्स में अदालत में जैसा बेंच याद है आपको जिन्होंने इसकी फाइनलिटी, इसकी कोई, मेरे ख्याल 2009 की बात है, 8-9 की बात है। अब उसमें बेंच कौन सा था मुझे सही याद नहीं है। 2008-9 तो फिर हमारे जो चैम्पियन हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, वो फिर इम्कान है कि वो उसमें मौजूद होंगे क्योंकि उस वक्त तो वो थे। हाँ, मेरे ख्याल उसी दौर का है, लेकिन डिफरेंट बेंचेस बनते रहते हैं जी। लेकिन ये एक बड़ा, जहाँ पर हम खबरें देखते हैं, टावर्स भी गिराए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, और मिलिट्री से भी लैंड ली जा रही है, लेकिन मैकडोनल्ड ये अमेरिकी फूड चेन है, इसलिए ये पार्क के अंदर ही रहेगा, ये नहीं हटेगा। राजा आमिर अब्बास, देखिए अभी आप अगर मोटरवे से कभी उतरते हैं, अक्सर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उल्टे हाथ पे आपको उतरते ही बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अब वो किस तरीके से अलॉट हुई है, क्यों दी गई है, ये सोसाइटीज़ क्या होती हैं, अब और भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। तो अब ये देखिए ना, अगर मैकडोनल्ड फॉरेन चेन है तो ये कौन सी चेन है, और ये उधर जाएं तो FIA को अलॉट हो रही हैं ज़मीनें, उधर जाएं तो और सोसाइटीज़ बन रही हैं। सो दिस ऑल शुड बी टेकन, और इन सब का फिर यूनिफॉर्म हो, ये नहीं हो कि जी 2 सोसाइटीज़ अलहदा हो गई, एक रगड़े में आ गई, और अल्टीमेटली 4 साल गुजरते हैं, 5 साल गुजरते हैं, नया बेंच बनता है, नया
वहाँ पे कोर्ट होता है और फैसला कुछ और हो जाता है। बहरहाल जिसने भी किया, हमारे सारे अदालतें और हमारे जो जजेस हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, कुछ डेफिनेटली कोई कानून की कोई हवाला होगा, उसी हवाले से ही बात की होगी। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा लगता है कि आप हर चीज़ को गिरा रहे हैं और बिल्कुल राइटली गिरा रहे हैं, जो नाजायज़ बनाई गई है, जिस जगह पर नहीं बननी चाहिए थी। और जैसे आज हमने जिक्र भी किया, जस्टिस अदर मिनुल्लाह साहब ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो गालबन जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि जो लैंड का जो इस्तेमाल है उसका फ़ैसला एग्जेक्टिव करती है। तो जिस पर जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने कहा कि नो, नॉट द एग्जेक्टिव्स बट द लॉ डिटरमिन्स, कि कौन सी जगह किस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, और कानून अगर उसकी इजाज़त देता है, कानून अगर उसका इख्तियार आपको देता है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना नहीं। तो ये भी जो सारी चीज़ें हैं अगर कानून के मुताबिक नहीं है तो इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ है? सोसाइटी अगर एक्ट के तहत, कानून के तहत बनाई जाए तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन आइन नहीं देता है ना, तो क्या वजह है कि आप चूंकि रेलवे नहीं आ रही या कम है तो उसकी सोसाइटी नहीं है? क्या वजह है कि वो अदारे जो मजबूत हैं यहाँ पे, उनकी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे सोसाइटीज़ हैं? तो सोसाइटीज़ के बारे में भी इस्लामाबाद में सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं। तो ये चीज़ देख, वो भी तो ज़मीन है, वो भी तो ज़मीन है, उसको कैसे एक्वायर किया गया, किसने किया? अब बहुत सी जगह सरकारी ज़मीनें बहुत कम रेट्स पे एक्वायर कर ली जाती हैं। तो ये लैंड रेवेन्यू के जो लॉज हैं, इसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और यूनिफॉर्म, आई वुड से कि यूनिफॉर्म अगर एक्शन ऑल ओवर द कंट्री हो तो फिर बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा आमिर अब्बास, सलीना आपका भी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तज्ज़िया में। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।